नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुलिस्तान न्यूज की खास पेशकश स्पेशल एट 5 में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्रिपाठी। तो 5 साल केजरीवाल, जी हां, जिस तरह का नारा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया था, कुछ ऐसा ही प्रचंड बहुमत आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके के आकलन लगाए जा रहे थे कि करीब करीब स्पष्ट बहुमत के आसपास रहेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन तमाम आंकड़ों को झूठा साबित करते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने 65+ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया और एक शानदार जीत यहां पर इसे कहा जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए ये एक चिंता का विषय है और साथ ही साथ अब जरूरत है आत्ममंथन की, क्योंकि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन वो कड़ी टक्कर इस बार देखने को नहीं मिली। हालांकि 2013 के चुनाव के बारे में जिक्र करें तो काफी एक क्लोज फाइट कह सकते थे दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल की जो झाड़ू है उसने कमल और साथ ही साथ कांग्रेस के हाथ दोनों पर वार किया है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। तो अरविंद केजरीवाल अब कह सकते हैं कि अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही साथ जिस तरह के वायदे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, जनता को कई उम्मीदें हैं अरविंद केजरीवाल से और उस नई सरकार से, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर सरकार की तरफ से किया जाता है। फिलहाल सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी कुणाल गोस्वामी मेरे साथ में है। कुणाल से जानेंगे, कुणाल तो क्या कहेंगे, जो प्रचंड बहुमत यहां पर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की झोली में दिया है, उम्मीदें बहुत होंगी यहां पर, और जिस तरह के दावे अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए जा रहे थे, सुशासन के दावे थे, बिजली पानी को एक मुख्य मुद्दा बनाया था, अब आने वाले 5 साल में अब इसे किस तरीके से यहां पर देखते हैं, जनता कितना धैर्य और कितना साथ इस सरकार का देगी? वाकई में अभिषेक, दिल्ली की जो आम जनता है उसने आम आदमी पार्टी को एक ऐसा प्रचंड बहुमत दिया है जो आने वाले वक्त में सुनहरे अक्षरों से दिल्ली की विधानसभा के जब जब जिक्र होंगे तब उसका जिक्र किया जाएगा। दिल्ली में जिस तरह से 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है, कभी दिल्ली में खुद आम आदमी पार्टी ने यह सपना नहीं संजोया था और जो सपना देखा गया वो हकीकत में तब्दील होगा तो ऐसे नतीजे निकलकर सामने आएंगे, ये इसकी खबर खुद आम आदमी पार्टी को नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत से ही मोदी लहर के ऊपर सवार होकर इस बार भी कह रही थी कि हम कम से कम 50 सीटें जीतेंगे, वो महज 3 सीटों पर सिमट गई। जबकि दूसरी तरफ अजय माकन के नेतृत्व में बात होती है कांग्रेस पार्टी की, एक आर्यभट्ट थे जिन्होंने 0 दिया था, एक अजय माकन है जिन्होंने कांग्रेस को 0 दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस बीजेपी जिस तरह से निराश के अब कोप भवन में जा रही हैं, उनको लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाएंगी। आम आदमी पार्टी का अब जो राजनीतिक सफर आने वाले वक्त में होगा वो क्या कुछ परिणाम लेकर सामने आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। जब जब उम्मीदों के साथ आम जनता आपको अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके जिताती है तो बहुत सारी चुनौतियां भी आपके सामने खड़ी होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने थी जब लोकसभा चुनाव 2014 थे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे सपने हैं जिनको अब हकीकत में बदलना है अरविंद केजरीवाल को। मेरे साथ कुछ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मुकेश मेरे पास मौजूद हैं। मुकेश, जिस तरह से 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आई हैं, ये सपना खुद आम आदमी पार्टी की ने नहीं देखा था, लेकिन अब ये सपना हकीकत में तब्दील हो गया। कितनी बड़ी चुनौतियां आम आदमी की पार्टी के सामने होंगी और क्या कुछ माना जाए, दिल्ली की जनता के आखिर मन में चल क्या रहा था कि इतना प्रचंड बहुमत सिर्फ एक पार्टी को दिया जो आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जी देखिए, बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और जो एक रिकॉर्ड मतों से और जो रिकॉर्ड सीट्स के साथ आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली में सरकार बनाई है। और सबसे पहले आम आदमी पार्टी को इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। और जिस तरह से अब राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए ये सफर इतना आसान नहीं है जितना आसान उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में दिखाया है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको ग्राउंड लेवल पर संभव कर पाना शायद आम आदमी पार्टी के लिए बेहद आसान नहीं है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं, खासतौर पर हरियाणा, वहां भी बीजेपी की सरकार है। अगर आम आदमी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी पिलाने की बात कही है। इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली और इसके साथ साथ युवाओं के लिए भी आम आदमी पार्टी की झोली में बहुत कुछ था। फ्री वाईफाई के साथ 20 नए कॉलेज और 500 नए स्कूल दिल्ली में खोलने का दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। देखना यही होगा कि क्या वास्तव में जब दिल्ली के अंदर जून जुलाई की गर्मी आएगी। मुकेश, बिल्कुल हम आपके पास में आएंगे वापस, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के सामने आने वाले समय में काफी चुनौतियां होंगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में विशेष मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा मोहम्मद शम्स से, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। शम्स भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरे कार्यक्रम में। और साथ ही आदिल आजमी जी, नेता है आम आदमी पार्टी की तरफ से और काफी ज्यादा आज खिले हुए दिख रहे हैं। आदिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपके पास में जाऊंगा, क्या सोचा था इतनी बड़ी जीत यहां पर? चलिए, स्पष्ट बहुमत का तो जिक्र यहां पर किया जाता है 35, 40, 42 का, लेकिन ये तो मतलब झाड़ू बोल करके पूरा एक वैक्यूम क्लीनर यहां पर अरविंद केजरीवाल का चल गया। नहीं, देखिए
जितने भी डिबेट्स में मैं आपके पिछले यहाँ पे आया, जहाँ जो भी डिस्कशंस हुए थे हमारे, मैं बहुत क्लियरली ये बात कही थी कि हम जो मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जो कनेक्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं, वो कनेक्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुआ। ये जो मैंडेट आया है, ये आम आदमी पार्टी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में ऐसा कहना शायद बेमानी होगी। ये मैंडेट जो आया है, ये जनता का अपना मैंडेट है। जनता की कुछ उम्मीदें हैं, जनता कुछ सोचती है, जनता कुछ चाहती है, जो इस पूरे मैंडेट में उभर के आया। 70 में से 67 सीटें एक पार्टी को दे देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैंडेट है। उसके पीछे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो जनता हो, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता रहे हो। जिस तरीके से लोगों ने काम किया वो सबके सामने आया है। और सही मायने में अपने इंटरनल सर्वे में भी हम सिर्फ 51, 52, 55, बहुत हो गए 57 की बात कर रहे थे, लेकिन 67 सीट्स पे क्लीन स्वीप करना और बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीतना, बहुत डिफरेंस के साथ जीतना, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इस बात को मान रहे हैं और मानते भी हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये घबराहट सी भी हुई, जिस तरीके से सुबह अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपने भाषण में, अपने स्पीच में ये बात कही कि ये थोड़ा सा मैं घबरा सा गया हूं कि इतना लाड, इतना प्यार जो मिला है जनता की तरफ से, मैं उसको किस तरीके से लौटाऊं। तो अब जो सारी चुनौती हमारे सामने है वो यही है कि हम जनता के प्यार को सूद समेत वापस करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हमें अपना मैंडेट दिया है, हमें अपना विश्वास जताया है, वो विश्वास बिल्कुल उनको पूरा वापस होगा। बिल्कुल, विकास करके इस पूरे भरोसे को चुकाने की बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने की। लेकिन शम्स भाई, क्या लगता है यहाँ पर ये वो स्थिति है जहां लोकसभा में अमित शाह का जब जादू चल गया तो यूपी में पूरी 73 सीटें आई थी, और शायद बीजेपी ने सोचा नहीं था कि यूपी में इतना शानदार काम किया जाएगा। कुछ ऐसा यहाँ पर उम्मीदों से परे अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो ये मुख्य तौर पर देखें तो ये बीजेपी की गलतियां थी, या फिर कुछ गलत नीतियों का फायदा पार्टी के पास आया है, या फिर आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी इतनी मजबूत थी कि किसी और की उसके सामने नहीं चली? देखिए, इस चुनाव के नतीजे दिल्ली के क्लियर मैंडेट से एक चीज़ तो साफ है कि जितने स्ट्रेटजिस्ट चाहे अमित शाह हो या अरविंद केजरीवाल हो, लेकिन उन सब पे भारी जो है वो दिल्ली की जनता है। और 67 सीटें सिर्फ एक पार्टी को 70 में दे देना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो पब्लिक थी उसने अपने जहन में ये तय कर लिया था कि उसको क्या फैसला करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पे आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, आपकी सोच होती है, आपका एजेंडा होता है, आपके मुद्दे होते हैं, आपकी बहुत सारी तरीके की रणनीति होती है। पूरे चुनाव में ये देखने को मिला कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गेम खेलना चाहते थे, बीजेपी और कांग्रेस उस गेम में लगातार फंसती गई। पहली बात, मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि जब बाकी तमाम राज्यों में जब चुनाव हुए लोकसभा के बाद, जब आप सीधे मोदी के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे थे, जब आप सिर्फ प्रधानमंत्री और विकास के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे थे, फिर आपने पहली बार मुख्यमंत्री का एक कार्ड क्यों खेला, जब आपको ये पता था कि एक ऐसा आदमी जो सामने मौजूद है, जिसके पास एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। खासतौर पे मैं कह सकता हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में, उनके 49 दिन के कार्यकाल के बारे में, कि उनको लोग पसंद करते थे। उसके सामने कोई ऐसा आपको मजबूत आदमी या तो आप देते, और देते तो संगठन से देते। एक बड़ी जो गलती बीजेपी ने की, शायद अमित शाह को आज इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा। संघ ने पहले ये बता दिया कि जो किरण बेदी को जिस तरीके से लाया तो कारण क्या रहे? यही कारण थे कि कुछ एक जो नीतियां थी, नीतियों में कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी, प्लानिंग में यहाँ पर, क्योंकि मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उसे दिल्ली में इलेक्शन में मुझे लगता है कि काफी टाइम बीजेपी ने दिया, और ये गलती की है यहाँ पर। अगर लोकसभा के बाद जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ था, अगर उसके साइड बाय साइड इलेक्शन होते तो शायद स्थिति बीजेपी की थोड़ी ठीक होती। दूसरी बात, जो सीएम फेस यहाँ पर डिक्लेयर किया गया किरण बेदी को, ये पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक था, और शायद कहीं ना कहीं गुटबाजी को इस कदम ने बहुत ज्यादा एक हवा दी है, आंतरिक जो एक समस्या थी पार्टी की, बीजेपी की। देखिए, नुकसान का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जाता है कि जब किरण बेदी को पार्टी में लाया गया और उन्हें पार्टी ने अपने सबसे सुरक्षित सीट पे भेजा, और उसके बाद वो चुनाव हार जाती हैं, इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो वर्कर थे, जो कार्यकर्ता थे, वो नाराज थे। और बेदी, मैं ये कह सकता हूं आज कि किरण बेदी नहीं हारी है चुनाव। ये बेसिकली ये जो लड़ाई थी पार्टी के अंदर, जो कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच में जो लड़ाई एक पैदा हो गई और जो स्थिति बनी, ये हार उसकी वजह से हुई है। और जो माहौल आज भाजपा के अंदर है, और ख़ास तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि जो स्थिति आज कांग्रेस के अंदर है, दोनों ही पार्टियां और उसके कार्यकर्ता काफ़ी निराशा में हैं। और इस हार के बाद इन दोनों पार्टियों को ये सबक लेना होगा
कि आखिरकार वो कार्यकर्ता को तरजीह देंगे या अभी तक जैसे नेतृत्व अपने हिसाब से फैसला करते हैं, चाहे अजय माकन के मामले में रहा हो या किरण बेदी के मामले में रहा हो, इस तरीके के फैसले आगे भी होते रहेंगे। अगर ऐसे फैसले होंगे तो कार्यकर्ता जमीन पे काम नहीं करेगा और इस तरीके की हार का आपको सामना करना। बिल्कुल, और कार्यकर्ताओं के बिना शायद संगठन का अस्तित्व ही नहीं यहाँ पर, और जिस भी संगठन में या फिर जिस भी पार्टी में कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई है, शायद उसे हार का सामना पर करना पड़ा। आदल जी, ऐसे में अगर बीजेपी और कांग्रेस इस बार कह सकते हैं कि दिल्ली इलेक्शन में जहां बीजेपी और कांग्रेस में इससे पहले बहुत ज्यादा फर्क था, दिल्ली में तो वो कम से कम भाई भाई है एक तरह से, क्योंकि 2-3 का अंतर है यहाँ पर। ऐसे में जब हम असेंबली का एक चित्र यहां पर सोचते हैं तो 67 सीटें केजरीवाल के पास में है, और जब मात्र 3 सीटें हैं तो उसमें विपक्ष का चेहरा यहां पर क्या होगा? और क्या आपको नहीं लगता कि वन साइडेड सारी चीजें रहेंगी, या फिर आप कोई मुद्दा है अगर उसमें कोई कमी है तो कोई विरोध करने के लिए वहां पर रहेगा? देखिए, हमने हमेशा एक चीज मानी है कि विरोध करना और विरोध की जो चीजें हैं वो अपने आप जनता के हाथ में कमांड है। हम हमेशा जनता के बीच में जाते हैं, जनता के पास जाएंगे, जनता से बात ले लेंगे। आप जिस विरोध की बात कर रहे हैं, आप जिस विरोध के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो डिस्कशन है राजनीतिक विरोध का। राजनीतिक विरोध के लिए वो विपक्ष में हो ना हो, उनका अपना तरीका है, वो कैसे विरोध करेंगे ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम जब भी गलत होंगे या गलत जाएंगे तो ये जनता जिसने हमें लाड प्यार दिया है वो हमें कहीं ना कहीं सबक सिखाएगी। असेंबली की तस्वीर जहां पर आती है, जहां पर 67 आपके विधायक रहेंगे, ऐसे में अगर कोई प्रस्ताव है जो जिसमें कुछ खामी है या फिर सुधार की कोई चांस है, ऐसे में विरोध कौन आपको बताएगा? कौन कि आपने ये चीज सही नहीं की है या फिर ये चीज बेहतर हो? क्योंकि वो 3 विधायक उस तरीके से उन सब चीजों को नहीं रख पाएंगे, तो फिर ये तो समस्या है। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहली चीज ये कि जो भी नीतियां बनेंगी, जो भी जिस तरीके से भी हम काम करेंगे, पहली चीज ये कि उसमें जनता का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा। हम पिछली भी तरीकों से ऐसे ही काम करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते चले आएंगे। जो भी चीज हम लेंगे वो जनता से लेंगे, जनता से पूछेंगे, जनता के साथ मिलकर के काम होगा। अब रही बात राजनीतिक विरोध की या वो असेंबली में विरोध करेंगे, हमने तो चुनाव से पहले ही कहा था कि हमसे डिबेट कर लीजिए, तब उन्होंने कहा था नहीं आप असेंबली में आइएगा डिबेट करने। अब जनता ने उन्हें असेंबली में नहीं भेजा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब वही नहीं चाहती कि असेंबली में डिबेट है। लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह है, चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, अब वक्त है काम करने का। बहुत ही विनम्रता के साथ इसको स्वीकार करना चाहिए, इस मैंडेट को जो हमारे पक्ष में आया है, उस पक्ष का हम पूरा एहतराम करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ये 100% कमिटमेंट हर आदमी के, आप आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के संगठन कर्मी, सबका है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी तरह के अहंकार को अपने से नहीं जोड़ के देखेंगे। जो है वो जनता का दिया हुआ है, जनता का जब मन होगा तो वापस ऐसा यहाँ पर जिक्र अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो पार्टी ने उन्हें मैंडेट दिया है या फिर जिस जनता ने, दिल्ली की जनता ने जितना प्यार दिया यहाँ पर, उस पूरे प्यार का सम्मान भी करते हैं और पूरे विकास के मुद्दों के साथ में और तमाम चीजों के साथ में इसी प्यार को लौटाने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे। शम्स भाई, ऐसे में उन नेताओं का यहाँ पर जिक्र चाहूंगा मैं जो पार्टी छोड़ करके गए थे, जिन्होंने ये सोचा था कि केजरीवाल का ये डूबता हुआ जहाज है, सबसे पहले कूद लो यहाँ से, आज उन्हें कम से कम अफसोस रहेगा इस पूरे मुद्दे पर। उन्हें बहुत दुख होगा। मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे एमएस धीर हैं जो पूर्व स्पीकर रहे हैं, अगर वो शायद आज होते तो वो फिर से स्पीकर बन पाते। साजिया इल्मी है या उसके अलावा विनोद कुमार बिन्नी, कई ऐसे नेता हैं। एक बहुत दिलचस्प चीज़ मैं आज अभी आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी रिजल्ट के अपडेट्स देख रहा था और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में ऐसी पार्टी थी जिसमें कांग्रेस और भाजपा से आने वाले उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और आम आदमी पार्टी से जो लोग गए थे पलायन करके वो सारे चुनाव हारे हैं। तो मतलब कि जो वफादारी है वो भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ही जो लोग हैं उनको मिली है। और ये एक मैंडेट इसलिए भी बहुत दिलचस्प है कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के हारून यूसुफ और अजय माकन जैसे लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं। एक तरीके से जो नई पौध है, खास तौर पे मैं ये मानता हूं कि जो अल्पसंख्यक नेता हैं उसमें एक जो नई पौध है वो निकल के सामने आई है। नहीं, आप ऐसे में क्या हम ये चीज कहें कि जो ट्रेडिशनल जो एक वोट बैंक था जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास था, आम आदमी पार्टी ने तो वो लिया ही है ऐसे में, लेकिन जो नई जनरेशन है उसने क्या सोचा है कि जो इससे पहले पुरखों ने जो किया है उन सब चीजों को छोड़ करके अब उस पार्टी का साथ दो जिसने विकास की बात कही है यहाँ पर। क्योंकि पहले कांग्रेस की बात करते हैं यहाँ पर तो सीधे सीधे कांग्रेस के पास जाता था जितना भी अल्पसंख्यक वोट बैंक था, लेकिन अब वो भी समझदार है, अब वो जानता है कि आप पार्टी को ना दे, आप उसको दे जो विकास की बात करता है या फिर जो दिल्ली को एक नए आयाम पर ले जाएगा। ये एक थोड़ी तब्दीली इस साल देखने को। देखिए, ये तीसरा मौका है। सबसे पहले 1984 में जब
राजीव गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ देश में, तो 76% सीटें कांग्रेस जीत के आई थी और बहुत ऐतिहासिक चुनाव माना जाता था। उसके बाद 2013 में वसुंधरा राजे जीत के आई, 85% सीटें जीती, वहां पे 163 बीजेपी का ने mandate क्लीन लाया। स्वीप वहां भी किया। बिल्कुल। लेकिन 95% सीटें जीतना, इससे एक बात तो तय है कि दिल्ली की राजनीति में धर्म, जाति, मजहब और ये जो तमाम जो प्रोपगेंडे चुनाव के दौरान जो होते हैं या इस बार भी हुए थे, उनका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के जो मतदाता हैं उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि हम ऐसे आदमी को मौका देंगे जो दिल्ली के लोगों की बातें करता है, जो दिल्ली के बारे में सोचता है, जिसके जहन में दिल्ली को लेके बहुत कुछ है। शायद ये विश्वास जो है वो इस कदर जीत पाए कि उन्होंने कीर्तिमान बना दिया। और शायद मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक इतिहास में आने वाले वक्त में इस तरीके का कोई रिकॉर्ड तोड़ भी पाए कि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है। जितनी कामयाबी मिली है उससे बड़ी जिम्मेदारी भी है। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी। और जैसे कि आज से कुछ महीनों पहले अगर लोकसभा चुनाव का यहाँ पर जिक्र करते हैं तो नरेंद्र मोदी को क्योंकि तमाम दल थे जो नरेंद्र मोदी पर लगातार प्रहार भी कर रहे थे, ऐसे में जनता ने नरेंद्र मोदी के साथ में सहानुभूति दी और एक प्रचंड बहुमत दिया, और जिसका कि काम हम आज भी देखने को मिल रहे हैं। शायद उसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास में सहानुभूति के वोट भी हैं बहुत ज्यादा, और जो उन्होंने अपने दम से लिए हैं, यानी कि अपने विकास के एजेंडे से लिए हैं, वो एक बात यहां पर दूसरी। लेकिन ऐसे में अगर शम्स भाई वापस जाऊंगा मैं, क्या विधानसभा की यहां पर कार्रवाई के बारे में बात करते हैं तो किस तरह की तस्वीर आप यहां पर देखते हैं? फिर आम आदमी पार्टी के एमएलए आपको लगता है कि इतने टैलेंटेड है कि पक्ष विपक्ष दोनों खुद ही मैदान संभाल लेंगे? ज्यादातर नए लोग चुनाव जीत के आए हैं जी। अगर आप आम आदमी पार्टी की भी देखें तो ये वो लोग थे जिनको बहुत कम वक्त मिला विधानसभा के अंदर चर्चा करने का, और विपक्ष में कोई वैसा जो भी लोग जीत के आए हैं उनको भी कोई अनुभव नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जीत के आए हैं, पहली बार चुनाव जीत के आए हैं। जगदीश प्रधान जीत के आए हैं, पहली बार चुनाव जीत के आए हैं। इनको हाँ, इनका अनुभव है, निगम के अंदर अनुभव है, लेकिन विधानसभा के अंदर बहुत अनुभव नहीं है। जाहिर है कि उनको काफी दिक्कतें होंगी, इनके विधायकों को भी दिक्कतें होंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज आम आदमी पार्टी से एक आग्रह भी करूंगा कि आप अपने तमाम विधायकों जो भी जीत के आए हैं, जो खास तौर पे जो लोग पहली बार जीत के आए हैं, उनके लिए जैसे आपने पिछली बार वर्कशॉप्स कराए थे, पार्टी लेवल से ऊपर उठ के विधानसभा के स्तर पे होना चाहिए, ताकि उनको पता तो हो कि करना क्या है। ठीक है, जब तक के एक विधायक को ये नहीं पता होगा कि उसको क्या बोलना है, किस तरीके से मुद्दे को उठाना है, किन किन मुद्दों पे वो अपनी बात रख सकता है, तब तक के पक्ष और विपक्ष के रहने और नहीं रहने का कोई फर्क नहीं है। अगर विपक्ष ना भी हो और अगर वो विधायक को नहीं पता हो तो शायद वो अपनी बात नहीं रख पाएगा। सत्ता पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे विधायक होते हैं जिनको नहीं पता होता। इसलिए ये सबके अक्रॉस द पार्टी लाइन सबके लिए वर्कशॉप कराएं और उनको ये बताएं कि ये मुद्दे हैं, और अगर इसमें आपके क्षेत्र के लोगों का कोई अहित हो रहा है तो आपको उठाना चाहिए। इसलिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों का काम, जैसा आप बता रहे हैं कि दोनों का काम अब कहीं ना कहीं पार्टी को ही करना है यहाँ पर, और पूरी तरीके से यहाँ पर योगदान का जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बीजेपी की ओर से नेता अनिल गोयल साहब भी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ में जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत गोयल साहब इस पूरी चर्चा में आपका। तो सबसे पहले अब मैं जाऊंगा यहाँ पर कि क्या बीजेपी की तरफ से रहा जो इस तरह का परिणाम आया है इस बार, दिल्ली की जनता ने शायद सोचा भी नहीं था, ना ही आपने और ना ही दिल्ली के नेताओं ने भी इस तरह की उम्मीद यहाँ पर नहीं थी। क्या खामी रही यहाँ पर, या फिर क्या फिर कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एकदम क्लीन स्वीप ले लिया? नहीं, मेरा ये मानना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो पूरी मेहनत करके लगन से इस चुनाव को लड़ा, और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि कांग्रेस अपने को फील्ड से बाहर मान चुकी थी, और चुनाव के दिन जिस दिन वोट पोल हो रहा था, लगभग कांग्रेस के अंदर ये मैसेज पास हो गया था कि आप अपने वोटों को झाड़ू को गिरवाएं। और ये जो मैसेज जो पास हुआ था, और ये मैसेज जब हम भी जब बूथों पर जाते थे तो बूथों पर यही मैसेज आ रहा था कि भाई साहब कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि झाड़ू को वोट पड़ाओ, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं झाड़ू को वोट पड़वाओ। तो ये जो लगभग 15% वोट जो कांग्रेस का झाड़ू में शिफ्ट हुआ है, तो ये बात माने कि यहाँ पर झाड़ू नहीं जीती, झाड़ू प्लस कांग्रेस दोनों मिलकर के जीते हैं, और जीतना हारना चुनाव में लगा रहता है। हमारे कार्यकर्ता उत्साह में है और हम अगले चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर आपको अच्छे परिणाम देंगे।
जी बिल्कुल, यहाँ पर हार जीत का सिलसिला है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह की जीत यहाँ पर रही थी, शायद पार्टी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। आदिल भाई, ये बार बार जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस ने उस टक्कर की फाइट नहीं की, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पहले अपने हथियार छोड़ दिए कि साहब हमारे तो यहाँ पे है नहीं, या तो बीजेपी या फिर आप है। क्या लगता है कि अगर फाइट जोरदार होती या फिर पूरे दमदार उसमें होती तो आम आदमी पार्टी को नुकसान तो होता है इस फाइट में? देखिए, एक चीज बहुत हास्यास्पद है जो मैं सुबह से सुनता चला आ रहा हूं कि इन्होंने जितवा दिया। एक बात बताइए, जिसका अपना मैंडेट, जिसका अपना ही जो पूरा ढांचा है वो टूटा पड़ा हुआ है, रप्चर्ड है। इस चीज के बारे में जिक्र नहीं कर रहा। शीला दीक्षित ने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि अगर समर्थन की जरूरत रहती है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। मैं कह रहा हूं समर्थन। अजय माकन ने चुनाव के दिन कहा कि अगर आप हार जाते हैं तो मैं इसकी जिम्मेदारी, तो मतलब आप कह सकते हैं कि वो मनोबल के बारे में मनोबल, हाँ मैं मनोबल की बात कर रहा हूँ। जो खुद ही हारा हुआ है, जिसका वजीर खुद खड़े होने की काबिलियत में नहीं है, वो क्या शतरंज की बिसात खेलेगा? अब पता नहीं है कहां से नई फिलॉसफी और थ्योरी तैयार हो गई है कि आम आदमी पार्टी इसलिए जीती कि उसको जो है कांग्रेस के लोगों ने समर्थन दिया। अरे चलो 8 सीट हार करके मेरे में 8 ही तो ऐड करते, मेरे पाले में 28 की 8 जोड़ दो 36 होती। ये 67 कहां से हो गई? ये हार के इन्होंने किया, बल्कि हमारा भला 32 से 3 पे आ गए, इन्होंने किया। इनसे हमने सेटिंग की क्या? कहना है कि कांग्रेस ने फाइट ही नहीं की, कांग्रेस ने, बीजेपी ने कहा कर ली। तो मैं कहता हूं बीजेपी ने कहा फाइट कर ली। बीजेपी की फाइट आप बताइए ना, 32 से 3 पे, वो तो 8 से 0 पे गए। मैं जो कह रहा हूं भाई से कि लगभग 15% वोट कांग्रेस का कम पड़ा है पिछले वोटों के आधार पर। पिछले भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो वो जो वोट इनका शिफ्ट हुआ है तो वो वोट सारे इनको कांग्रेस में 8 और 32 उसका भी जवाब है। 2013 में उसका वोट परसेंट पे आ जाता है सर, वोट परसेंट पे आ जाता है 29%। ना जी मैं पूरी, तो इसलिए, और जहां तक सवाल है ममता बनर्जी का क्या रोल है, मोदी जी को रोकना है, भाजपा को रोकना है, तो चाहे ममता बनर्जी हो, लालू यादव, जिस लालू यादव ने ये कहा था कि कौन केजरीवाल, क्या केजरीवाल, मतलब जिनके टिप्पणी भी पार्टी के बहुत खिलाफ थी। चलिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की ओर से बड़े चेहरे आशुतोष इस वक्त पत्रकारों को संबोधित करेंगे, देखते हैं क्या कहना है आशुतोष का। उनके खून पसीने की लड़ाई है, उनकी जीत है। अरविंद के भाषण के बाद आपने एक बात दोहराई कि घमंड नहीं होना चाहिए किसी को, जी। तो ये इसका मैसेज क्या? नहीं, देखिए, हमको बहुत विनीत होकर, बहुत विनयशील होकर, बड़ी विनम्रता से काम लेना होगा, क्योंकि अहंकार से काम नहीं चलता है। और अगर हम भी उसी तरीके से अहंकारी हो गए जैसे बाकी राजनीतिक पार्टियों के लोग हो जाएंगे तो हमें उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। See, our priorities is to create a corruption-free society. That's our priority. Arvind ji has not said anything new. Last time, when he was sworn in as the chief minister, even then he has said the same thing. He has just repeated. So what we are trying to say that if we are creating a new political atmosphere, then we have to look different from the rest. Should Delhi expect same kind of voting ceremony in this term also? That has to be worked out. That has to be worked out. तो आशुतोष का यहाँ पर कहना है कि जिस तरह का वायदा आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले किया था कि करप्शन फ्री दिल्ली देंगे लोगों को, और कुछ वैसी पहले यहाँ पर सरकार बनने के बाद में सबसे पहले कोशिश की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दों को यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे मेहमानों की तरफ में। गोयल साहब, इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कांग्रेस ने फाइट नहीं की है और जो वोट परसेंटेज है उसमें भी बीजेपी को बहुत हद तक नुकसान हुआ है इस बार के चुनाव में। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, एक बात तो, दूसरा एक और जो पक्ष बहुत, मैं बिल्कुल ग्राउंड जमीन की बात कर रहा हूं। जब शाही इमाम ने आपके फेवर में मतदान किया तो निश्चित तौर पर वोटरों के दिमाग में थोड़ी सी प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसी समय जब केजरीवाल ने ये रिएक्शन दे दिया कि भाई वो मतलब हम उनके समर्थन की जरूरत नहीं है, तो एक ऐसा बोल्ड डिसीजन गया कि पब्लिक बोला भी केजरीवाल बहुत लंबी पारी खेल रहा है और निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल को हो चाहे उसमें कोई भी होता, वो इतना स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाता। तो जो वोट मतलब मोमनन वोट तो उनको मिले ही मिले, लेकिन साथ में हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण होने वाली बात संभावना थी वो भी खत्म हो गई। एक जीत का ही बहुत बड़ा कारण भी, जो मैं बिल्कुल जमीनी हकीकत बता रहा हूं। तो स्टेटमेंट का कुछ फायदा हुआ नहीं ना, जैसा स्टेटमेंट दिया था केजरीवाल ने तो तुरंत उसको काउंटर किया, तो फिर उससे फायदा कहां हुआ? ये तो एकदम बैलेंस कर दिया था वहां पर। मैं वही कह रहा हूं कि भाई वो तो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ने ही पड़ने थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के
उसके बाद एक तरह से में जो उनका फैसला था वो इतना फैसले से strong कुछ और लोग उनकी हाँ, तरफ में उनकी तरफ आ गए आकर्षित और हुए इतना हैं। स्ट्रांग हुआ कि जिसके बारे में जी, आदित्य जी कुछ जनता के कह रहे हैं। दिमाग में ये कहना मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए बात क्या है, जो ये बार बार ये चीज कह रहे हैं ना कि सारी फोर्सेज एक हो गई। जी। पहले उस सवाल का जवाब दूं कि वोट परसेंट जिसका डाउन हुआ है, 15% अगर वोट स्विंग हुआ है, डाउन हुआ है कांग्रेस का, और वो आम आदमी के फेवर में भी गया, तो 2013 में मेरा वोट परसेंट आम आदमी पार्टी का 29% था। 15% जोड़ लेता हूं मैं, कितना होता है? 44% होता है ना। 57% वोट परसेंट हो गया, कैसे हो गया, कहां से आ गया ये? यानी कि आपको कहना है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस ने फाइट नहीं भी की होती तो उसकी जो 7 सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको इतना फायदा होता कि 7-8, क्योंकि कांग्रेस के भी फेवर में कुछ 40-50 सीटें तो थी नहीं। ये जिस आत्मचिंतन की बात कर रही है बीजेपी, इसी अहंकार को इस वक्त दिल्ली में धूमिल कर दिया जनता ने। आप कम से कम ये बात मानिए तो सही कि आपके यहाँ क्या गलतियां हुई हैं, बजाय इसके ये कहने की बेटी ने कहा ना कि मैं ये हार को मैं स्वीकार भी कर रही हूँ, हार को स्वीकार करिए, ये पूरे संगठन की हार है। ये देखिए ना एनालिसिस क्या हो रही है। एनालिसिस ये हो रही है कि मुझको तृणमूल ने वो बंगाल में बैठ के कह रही है कि बंगाला वोट कर दे तो जो है हम जीत जाएंगे, वो बुखारी ने ये कह दिया तो हमने काउंटर कर दिया। ऐसे नहीं, दिल्ली की सोसाइटी ऐसी नहीं है। ये बहुत क्लियर मैंडेट गया है कि वोट देने वाला ना तो मुसलमान था ना हिंदू था, वो एक आम आदमी था, वो दिल्ली वाला था। ये चीज किसी को दिख ही नहीं रही है। और शायद यही वो चीज थी, यही वो नब्ज थी जिसे अरविंद केजरीवाल ने पकड़ा, और साथ साथ बहुत अच्छे से पकड़ा कि 67 सीटों का एक शानदार यहाँ पर मैंडेट भी लेकर के आए। शम्स भाई क्या लगता है, यहाँ पर जिस तरीके के ध्रुवीकरण की बात की जा रही, तमाम तरीके के प्रलोभन थे, सारी चीजें थी, दिल्ली वालों ने उन सब चीजों को दूर किया, और साथ ही साथ बीजेपी में कमी रही कि क्या कुछ नीतियां समझ नहीं पाई, या फिर जनता की डिमांड क्या है, या फिर जनता से सीधे तरीके से जुड़ नहीं पाई। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने जिस तरह की जीत बीजेपी के साथ आई थी, उसके बाद में क्या दिल्ली को समझने में कहीं कमी रही बीजेपी में? ये नतीजे तो यही बयां करते हैं कि भाजपा दिल्ली को समझ नहीं पाई। वो भाजपा जो पिछले 10 साल से निगम के अंदर सत्तारूढ़ है, वो भाजपा जो केंद्र के अंदर एक प्रचंड बहुमत के साथ आई है। इसमें एक चीज़ जो अभी गोयल साहब ने जिक्र किया कि शाही इमाम के मुद्दे को उन्होंने नकारा और उसका फ़ायदा जो हिंदू वोटों का आम आदमी पार्टी को मिला। मैं गोयल साहब को ये कहना चाहूँगा कि जब गुरु राम रहीम ने, डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम ने जब बीजेपी को सुबह में, उसी दिन सुबह में जब ये समर्थन दिया, तो क्या बीजेपी के नेतृत्व में ने क्यों नहीं उसको उस टाइम यानी कि रिजेक्ट किया? इसलिए कि बीजेपी के नेताओं का ये कहना था उस वक्त कि हम सबका वोट चाहिए, हमें सबका ये चाहिए, समर्थन चाहिए। लेकिन उसी पे मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो शाही इमाम वाला जो मामला है, जिसको अब ये स्वीकार कर रहे हैं, ये केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक था। इसलिए कि जो पोलराइजेशन बीजेपी चाहती थी, जो बीजेपी पोलराइजेशन चाहती थी, या बीजेपी को लगता था कि जो नेता, जो इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो रामजादे और नहीं मालूम किस तरीके की राजनीति कर रहे थे, बोल रहे थे, एक बहुत बड़ा नुकसान जो एक पोलराइजेशन चाहती थी भाजपा को, लगता था वो हुआ नहीं, पोलराइजेशन हो जाएगा और शाही इमाम के बोलने के बाद और भी ज्यादा चांसेस बढ़ गए थे जिसके। लेकिन बहुत चतुराई से और बहुत चालाकी से आम आदमी पार्टी ने उसको टैकल किया, और मैं ये दावा करता हूं कि अगर इस तरीके से वो टैकल नहीं करते तो शायद जो नतीजे लोकसभा में हुए थे कुछ इसी तरीके के नतीजे विधानसभा। तो ऐसे में क्या लगता है गोयल साहब, सबसे पहले कुछ एक नीतियां रही, या फिर क्या दिल्ली को जनता की, जो दिल्ली की जो जनता है यहाँ पर, उनकी डिमांड क्या थी, उनकी जरूरतें क्या थी, जो अरविंद केजरीवाल ने बखूबी जानी, और बीजेपी शायद उनसे दूर है, क्योंकि मुद्दे तो आपके भी पानी, बिजली और ये सब थे। ऐसे में क्या रहा कि दोनों फर्क है, या फिर जो केंद्र की नीतियां, या फिर केंद्र का अब तक का जो कार्यकाल रहा है, क्या उसका असर या फिर उसकी छाप हमें दिल्ली के चुनाव में देखने को मिली है? क्या उसका नुकसान हुआ है? देखो, दो बात है। पहली बात तो जो बात मैंने कही है वही बात उन्होंने कही है कि भाई जो केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक था, और वो निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक ही नहीं है, उसको जनता ने सराहा कि ऐसे राजनेता होने चाहिए कि जो कम से कम अपनी बात को निर्भीकतापूर्वक कहें और बिना किसी नफे नुकसान के सोच करके कहें। तो मैं बिल्कुल जनता की नब्ज वाली बात कह रहा हूं। आप शायद इसको बीजेपी के प्रतिनिधि के नाते बात कह रहे हो, लेकिन मैं इसको जनता की जो बिल्कुल ग्राउंड पर थे, जो ग्राउंड पर हमने महसूस किया, छवि बनती है कि चलिए नेता ने कम से कम एक नेता ने इस बात को काउंटर करा, और ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए। इस राजनीति से जो बाकी चीजें खत्म होनी चाहिए। जहां तक जनता का सवाल है, निश्चित तौर पर हम सिर्फ 8 महीने में दिल्ली केंद्र में सरकार हुए हैं, और केंद्र में जो सरकार जो डिसीजन लेती है पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रख करके लेती है, और पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर लेने के बाद में दिल्ली के अंदर कोई हमारी सरकार थी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन था। तो इसलिए कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में
जो नाराजगी रही है केंद्र की जिम्मेदारी कि वो थी केंद्र यहाँ की दिल्ली। जिम्मेदारी लेकर के कहीं, जबकि केंद्र ने कोई गलती नहीं करी, केंद्र का कोई इसके अंदर रोल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये बात गई है। और मैं सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैं फिर बात कह रहा हूं कि ये जो दोनों पार्टियों को वोटों का जो इकट्ठा होना हुआ है, असली कारण ये है कि भाजपा के वोट बैंक में कमी आई है, ऐसा कोई विषय नहीं है। जो भाजपा को वोट पड़ना था वो पड़ा है, लेकिन ये जो कांग्रेस को वोट जाना था वो कांग्रेस को नहीं जा पाया और वो आम आदमी नहीं, लेकिन में अब चला फिर गया। भी अब कितना मानते हैं? चलिए एक बार ये मानते हैं, अगर कांग्रेस ने फाइट की होती, कांग्रेस के खाते में अब कितनी सीटें मानते हैं? 10 सीटें। नहीं, तो आप खाते की बात नहीं, आप हर सीट पर परसेंटेज की बात करो। परसेंटेज जो परसेंट नहीं, मैं गोयल साहब, मैं यहाँ सीधे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फाइनल आंकड़ा आप कितना मानते हैं? अगर कांग्रेस पूरी दमखम से जुट जाती, कितनी सीटें आप मान लेते? आप पिछली बार में 8 थी, इस बार कितनी? 10 से 12 सीटें होती। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप सीटों पर जा रहे हैं। आप पर मैं हर सीट में सीट जो पर- वोटिंग परसेंटेज मैं के बारे में पर जिक्र कर रहे सीट हैं। पर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा वो हूं सीधा टूट कि करके अगर पर आम आदमी सीट- पार्टी हाँ, के पास गया है। अगर वो ये आपको वोट कहना है। सीधा हाँ कांग्रेस को चला जाता तो बहुत रिजल्ट कुछ दूसरा था। मैं ये नहीं कहता कि हम सत्ता में आते और ये सत्ता में नहीं आते, लेकिन रिजल्ट कुछ आम आदमी दूसरा पार्टी आता। को चोट होती है, आप चोट, इस बात हाँ, से मानते हैं। इसमें बहुत दूसरा आदिल भाई। रिजल्ट आता। मैं ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। ये जब 2014 में इलेक्शंस जीते थे तो मुझे पढ़ने का काफी शौक है, अखबारों को मैंने पढ़ा। वो उससे लेकर के अब तक जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, जहां पर भी कांग्रेस का वोट बैंक वैसे ही खतरे में है। आप इतने बड़े बड़े हरियाणा में कैसे जीत गए? कांग्रेस का ही वोट बैंक तो आपके पास आया, किसी और के पास तो नहीं गया ना, वो आपके पास आया। अगर आपकी नीतियां इतनी स्ट्रांग थी, आपके मुद्दे इतने स्ट्रांग थे, आपके लीडर्स इतने स्ट्रांग थे, आपके कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग थे, तो वो डगमग जिसकी नैया थी वो आपके पाले में जानी चाहिए थी। मेरे पाले में क्यों आ रही है? आम आदमी पार्टी के पाले में क्यों आ रही है? ये बात कहना, जहां भी देखिए सीधी सी बात है, जहां पे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, जब भी बीजेपी डायरेक्ट लड़ाई में आई है किसी भी एक पार्टी के साथ, वो हारी है। जहां पे वोट शेयर बटा है, जहां पे दूसरे मतलब तीन द्विपक्षीय नतीजा होता है, वहां पे इनका कैडर वोट इनके साथ खड़ा हो जाता है और ये जीत जाते हैं, बाकी वोट डिफरेंशिएट हो जाता है। यहां पे भी यही सोच रहे थे कि कांग्रेस का और इधर उधर का जो इधर उधर की सेंट्री पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें वोट जाएगा तो हम अपने कैडर वोट से जीत जाएंगे। लेकिन वो जो नहीं हुआ। फ्लक्चुएटिंग वोट थे, फ्लक्चुएटिंग वो यहाँ पे नुकसान मैं कर यही गए। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि आप महाराष्ट्र में जीतते हैं, कैसे जीतते हैं? कांग्रेस का डगमग वोट आपके साथ गया। जब आप हरियाणा में जीतते हैं, कांग्रेस का डगमग वोट आपके साथ गया। झारखंड में जीतते हैं, कांग्रेस का डगमग क्योंकि वोट। अगर आप तीसरा विकल्प देते हैं तो वहां पर बीजेपी को खतरा है। वहां पे बीजेपी को खतरा है। जी। आप जब जम्मू कश्मीर के चुनाव की एनालिसिस आपके टेलीविजन पे मैं कर रहा था, मैंने तब भी यही बात कही थी, जिस दिन ये दिल्ली में आएंगे और सीधी लड़ाई होगी, जहां पे मजबूत विकल्प होगा जनता के पास चुनने के लिए, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। शम्स भाई, एक जो ट्रेंड था लोकसभा के बाद में, लोकसभा में पीएम को रखा गया था, मोदी पीएम को, और उसके बाद में झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इन सब जो तमाम इलेक्शंस थे, इन सब में प्रधानमंत्री को ही फ्रंट फेस यहां पर किया गया था। क्या दिल्ली में बीजेपी ये बात जानती थी कि यहां पे मोदी लहर नहीं, यहां पे कम से कम एक ऐसा फेस आपको चाहिए जो दिल्ली का सीएम बने, या फिर आप दिखाएं कि अगर हम जीतते हैं तो सीएम ये होगा, क्योंकि यहां पीएम नहीं, यहां पर सीएम की जरूरत थी। यहां पर ये कदम नुकसानदायक रहा इस बार, या फिर ये कदम के पीछे कारण क्या था, ये किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर क्यों सीएम प्रोजेक्ट यहां पर किया गया। गोयल साहब भाजपा के नेता हैं, वो जानते हैं बखूबी सारी चीजें। रामलीला मैदान में जब प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई थी और भाजपा की ओर से ये दावा किया गया था कि 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग वहां इकट्ठा होंगे, आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 12,000 वहां कुर्सियां लगाई गई थी और वो 12,000 कुर्सियां भी नहीं भरी गई थी। उसके बाद से ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री को इस चीज का एहसास हो गया है कि दिल्ली में मोदी लहर से आप चुनाव नहीं जीत सकते। उसके बाद पार्टी ने तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदली, पार्टी के अंदर बातचीत हुई। पार्टी चाहती तो अपने, उनके पास बहुत सारे ऐसे नेता थे, यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन यही तो प्रोफेसर जगदीश मुखी थे। शम्स भाई, यही तो सवाल है यहाँ पर कि किरण बेदी के अलावा भी पार्टी में ऐसे कई चेहरे थे जिनकी छवि अच्छी है और जो बीजेपी से और जो खासतौर पर दिल्ली की जनता से जुड़े हुए थे, बहुत टाइम से वो लोग काम भी कर रहे थे, उन्हें सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया? यही सवाल। इस बात का ताज्जुब आपको होगा कि कृष्णानगर सीट जहां से लगातार हर्षवर्धन जीतते रहे, सबसे सेफ सीट वो रिकॉर्ड वोट से जीते रहे हैं, और जिस दिन किरण बेदी साहिबा को लाया गया उस दिन ये तय हो गया कि वो कृष्णानगर से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बावजूद इसके वो वहां हारती हैं। रोकना चाहूंगा। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इस वक्त पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं, ये देखते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर बीजेपी। इस जीत के ऊपर हम आम आदमी पार्टी को अपनी पूरी शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेता श्री अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन और हमारी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वो अब
अपने वादों के अनुसार शासन दें, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, दिल्ली के लोगों को गुड गवर्नेंस दें। भारत सरकार की ओर से दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास के लिए जो कुछ भी सहयोग करना होगा वो केंद्र सरकार सदैव करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना किसी राजनीतिक विभेद के देश के सारे प्रदेशों के विकास की बात करती है और वही सिद्धांत दिल्ली के बारे में भी लागू होगा, ये हम निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं। जहां एक और पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारी ऐतिहासिक विजय हुई थी देश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और झारखंड में वहां की जनता ने हमारे आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का निर्णय किया। हमने यहां भी वो अपील की थी कि दिल्ली के लोग भाजपा के साथ चलें। दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पसंद किया, लेकिन विधानसभा के लिए वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलने के लिए तैयार दिखे हैं। हम दिल्ली की जनता के इस मत का आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हमारी बहुत ही जबरदस्त हार भी हुई है। अपनी उस हार को भी हम बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमें इसके कारणों में गंभीरता से जाना पड़ेगा। शायद दिल्ली की जनता के मूड को भांपने में हमसे कुछ कमजोरियां हुई हैं, उसके बारे में हमें ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। ये ठीक है कि 2013 के विधानसभा के चुनाव की तुलना में अगर दिल्ली में भाजपा के वोट परसेंटेज को देखा जाए तो बहुत ही थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमारी हार तो हार है और उसे हम बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। पार्टी इस हार के बारे में विस्तार से इसकी परख करेगी, इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी की तमाम विरोधी परिस्थितियों के बावजूद दोबारा खड़े होने की हिम्मत रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता यहां की जनता के विश्वास को प्राप्त करने में सफल होंगे। हम एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे दिल्ली में। जहां सरकार को सहयोग देने की अपेक्षा होगी, दिल्ली की भाजपा देगी। जहां सरकार का विरोध करने का क्या आवश्यकता होगी, पूरा विरोध भी करेगी। दिल्ली में कांग्रेस का शासन 15 साल रहा है और 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आना और उनके वोट का 15-16%, 18% खिसक कर आम आदमी के साथ खड़ा होना, ये शायद कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस को अपनी बात स्वयं सोचनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। वो कितना सोचेंगे ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी समीक्षा ईमानदारी से होगी और इस परिस्थिति का निराकरण के लिए जो भी उचित होगा पार्टी अवश्य कदम उठाएगी। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं पत्रकारों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद को कांग्रेस से भी सहानुभूति हुई। उनका यहां पर कहना था कि कांग्रेस की जो हार है बहुत बड़ी हार है यहां पर, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो झाड़ू चली है यहां पर, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी को एक ही स्थिति में यहां पर लिया है, क्योंकि दिल्ली में तो कम से कम हालात 3-0 के ही हैं। बीजेपी के पास में 3 है तो कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला। एक बार फिर से यहां पर रुक करना चाहेंगे चर्चा की तरफ में। गोयल साहब, यहां पर जिक्र किया जा रहा था किरण बेदी को सामने रखने का। ये दिक्कतें थी यहां पर कि अगर बीजेपी में इस बात को लेकर के विचार उठ रहा था कि आपको एक सीएम फेस यहां पर रखना है, किरण बेदी ही क्यों? तमाम चेहरे थे जो दिल्ली में जाने पहचाने और जो दिल्ली को जानते थे, जो दिल्ली के रुख को भी जानते थे। सतीश उपाध्याय थे, जगदीश मुखी जगह नाम खुद केजरीवाल जी ने ऑटो के पीछे चिपका दिया था। अब आप फिर भी नहीं समझे कि वो जगदीश मुखी जी के साथ में फाइट चाह रहे हैं, आप सीधा उन्हीं के साथी को लिया है, किरण बेदी को। नहीं, देखो, सीएम किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है
और उसके अंदर हमको ये लगा कि अच्छे लोगों को पार्टी में शामिल करना चाहिए। और किरण बेदी निश्चित तौर पर ईमानदार, निर्भीक काम करने वाली आईपीएस अफसर थी, और बीजेपी को लगा कि इनको हम दिल्ली के, हमारा क्या है कि दिल्ली का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। हम वहाँ पार्टी लेवल पर बात नहीं कर रहे। अब जैसे मेट्रो का हुआ तो हमने मेट्रो में जो श्रीधरन जी को लेकर आए, तो वो व्यक्ति को लेकर आए जिससे देश का विकास हो सकता है, और उसके अंदर हमने किरण बेदी ठीक समझी, तो किरण बेदी को पार्टी लेकर के आई है। और पार्टी लेकर हमने किरण बेदी को ईमानदारी से लेकर आए, किरण बेदी को सीएम के लिए लाए थे। लेकिन जो हारे हैं, हार की अपनी समीक्षा अपने हिसाब पर होगी, अपने आप उस विषय पर बात करेंगे कि किन किन फैक्टरों पर हारे हैं, कैसे कैसे हारे हैं। लेकिन देश, दिल्ली को स्वच्छ शासन देने के लिए, और हमने अगर किरण बेदी को सोचा है, तो मैं कहीं नहीं मानता कि इसके अंदर बीजेपी की कोई गलती है। लेकिन जनता के सामने जो छवि गई है और जिस तरीके से इस बात को एक्सप्रेस किया गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जिक्र किया कि क्या बीजेपी के पास में अकाल है नेताओं को, कि बाहर से नेताओं को इंपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि आपके पास में अच्छे नेता थे, आपके पास में अच्छे नेता थे जो कि जिताऊ कैंडिडेट थे। क्या लगता है कि ये एक जो छवि को प्रोजेक्ट किया गया जनता के सामने, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहा? देखो, जनता ने जो भी सोचा होगा, और मैं कह रहा हूं कि हर विषय पर समीक्षा होगी, हर विषय पर विचार विमर्श होगा, लेकिन हमारा अपना मानना है कि किरण बेदी का चयन जो है वो गलत नहीं था, ठीक था। चलो, तो आपको मानना है कि यहाँ पर कि तमाम तरीके के जो कदम उठाए गए थे वो ठीक थे। आदिल भाई, अब आने वाले 5 साल को देखते हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के पास में अब प्रचंड बहुमत है, और कम से कम अब बहाना नहीं है कि सामने वालों ने मौका नहीं दिया, साहब ये है वो है, अब तो सारी चीज है। और यहाँ तो अब केंद्र ने भी जिक्र किया हुआ है कि आपको केंद्र से किसी भी तरह की सहायता है तो केंद्र सरकार तैयार है। यहाँ पर अब क्या फोकस है दिल्ली में 5 साल? पहली चीज तो मैं बहुत चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत दिन से मैं सुन रहा था, चुनाव पूरे प्रचार में ये कहा गया कि अगर सब समान दलों की सरकार होगी तो तालमेल कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। एक चीज बड़ी क्लियर है, देखिए ये देश जो है संविधान पे चलता है, और संविधान से ऊपर कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। केंद्र में किसी भी की भी सरकार हो, उसको उसके स्टेट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके लिए जो फंडिंग करनी है, उसमें जो गवर्नेंस के लिए जो भी चीजें चाहिए वो जाएगा ही जाएगा। नहीं, वो लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर जो धारणा मानते हैं कि चलिए सेम ही पार्टी हुई तो फिर आपकी सहायता ज्यादा, ये मैं जो सामंजस्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये भ्रम है जिसको मैं आपके चैनल के माध्यम से तोड़ना चाहता हूं। आज का दिल्ली का वोटर ये जानता है, वो जागरूक है, इसीलिए उसने इस भ्रम जाल में वो फंसा नहीं। ये भ्रम है। अरे मैं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार सेंट्रल में हो और मैं कहूं कि मैं अपना फंड जो है वो स्टेट को नहीं दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आदिल भाई, क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में ये स्थिति नहीं आएगी कि कभी ये शिकायत हो राज्य सरकार को कि साहब केंद्र ने सहायता नहीं की? मैं आपको बताऊं, ये कई बार ये एक शील्ड की तरह आपके सामने रहती है कि चलिए ये चीज तो है। डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी दो चीजें हैं। सिस्टम ब्यूरोक्रेसी चलाती है, और ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम अपने आप चलता है, वो सेल्फ गवर्न्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज रही कि कहां पे दिक्कतें आती हैं, जैसे कि पहले भी डिस्कशन और डिबेट हो चुका है कि जिस तरीके से पुलिस हमारे पास नहीं है क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का मसला है वो कैसे हल होगा, उसमें केंद्र की सरकार की जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी। लैंड का मसला है क्योंकि हमारा कोई लैंड का कुछ है नहीं, मिनिमम पावर होती है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, उससे ज्यादा एनसीडी के पास होती है अगर सही मायने में देखा जाए तो। लेकिन हम जितने भी हमारे पास हक हैं, जितने भी हमारे पास पावर्स हैं, उसका पूरा इस्तेमाल जनता के लिए ही होगा, जनता के साथ ही होगा। और अब वही मैं कहूंगा, चुनावी भाषणबाजी का, चुनावी घोषणाओं का समय जा चुका है। चाय पे चर्चा के लिए मोदी जी ने स्वयं निमंत्रण दिया है, तो वो भी यही चाहते हैं कि देश का विकास हो, दिल्ली का विकास हो, और हम भी यही चाहते हैं देश का विकास हो, दिल्ली का विकास हो। तो उनके साथ जब भी बैठेंगे, अरविंद जी जाएंगे, तो डिस्कशन होगा ही कि दिल्ली को अब किस लेवल पे लेकर जाना है, कैसे लेकर के जाना है, कैसे आगे बढ़ाएं। हम बिल्कुल, हमारे पास हमारा मैनिफेस्टो है, हम उस मैनिफेस्टो के हिसाब से चलेंगे, और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट उसको अगले 5 साल बाद भी यही देगी, इस बात का पूरा विश्वास है हमें। जो बिल्कुल, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर दावा किया जा रहा है। अब मैं, क्योंकि समय कम है, यहाँ पर गोयल साहब संक्षिप्त में अब आने वाले 5 साल को अब किस तरह से देखते हैं? अब तक जो राह चली ठीक है, बीजेपी की हार हुई, यहाँ पर आने वाले 5 साल अब किस तरह से? नहीं, मैं तो आने वाले 5 साल में ये चाहूंगा कि जो अरविंद जी ने वायदे करे हैं वो वायदे जनता को पूरे करके दिखाएं, और अगर जनता को वायदे पूरे नहीं कर पाएंगे तो केजरीवाल जी का भी वो हाल हो जाएगा जो हाल आज कांग्रेस का, जो हाल कांग्रेस का हुआ है, जो हाल कांग्रेस का हुआ है। बीजेपी फिर भी खड़ी है, लेकिन अरविंद जी को इस बात का ध्यान रहे कि अब उन्होंने जो भी वायदे करे हैं उस वायदों में कल को ये बहाना ना लगाए कि भाई केंद्र ने ये नहीं दिया, यहाँ से ये नहीं मिला, वहां से बहानेबाजी ना होकर काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो पहले ये बात कह रहा हूँ कि हम इस तरह की, इसमें कोई बहानेबाजी नहीं है।
ठीक है। रही बात अगर बहानेबाजी का डर ही होता या ऐसी कोई बात होती, मैं अब भी कह रहा हूं दिल्ली का वोटर बहुत अलग वोटर है। जिस तरीके की ट्रेंडिंग आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखी उससे कहीं उलट यहां पे दिख रही है। उसकी वजह सीधी है कि सब लोग अपने राइट्स को लेकर के अवेयर हैं, वो जानते हैं कि दिल्ली सरकार के पास क्या है। मैंने बहुत पहले एक बात आपकी इस पे डिबेट पे बोली थी कि पहली चीज जिम्मेदारी जो है जो जनता से कनेक्ट करती है वो है बिजली, पानी और रोजगार। ये 3 चीजें अगर मैंने यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करा दी, अपने आप सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। हर मसलों का हल होना शुरू हो जाएगा। सारे मसलों और जो कम से कम 3 जो चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। शम्स भाई, आने वाले 5 साल अब केजरीवाल के अगर यहाँ पर सरकार के देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर रहेगा और किस तरह के सहयोग की जो केंद्र बात यहाँ पर करेगी, पूर्ण यहाँ पर सहयोग दिया जाएगा, किस तरह से देखते हैं सभी को? बहुत चुनौतीपूर्ण है ये 5 साल। ये अच्छा लगता है बोलने में कि 5 साल केजरीवाल, लेकिन उन 5 सालों में जो वादे उन्होंने किए हैं उसे पूरा करने के साथ साथ उन्हें बहुत संयम बरतना होगा। इसलिए कि जब आप सरकार चलाते हैं तो सरकार और पार्टी चलाना दोनों में बहुत फर्क होता है। उन्हें अब पार्टी से ऊपर उठ के दिल्ली के एक मुख्यमंत्री के तौर पे इस तरीके से काम करना होगा ताकि एक तालमेल भी बना रहे और जो वादे उन्होंने दिल्ली से किए हैं वो पूरे हों, ताकि जो आज भरोसा दिल्ली के लोगों ने उन पर जताया है, दिल्ली के लोगों का दिल न टूटे, मन न टूटे, उनको कभी अफसोस। बिल्कुल, उम्मीद हम भी यहाँ पर करते हैं कि दिल्ली की जनता का दिल ना टूटे और जिस तरीके का एक समर्थन यहाँ पर दिया है, एक जो क्लियर जनादेश यहाँ पर जनता की तरफ से दिया गया है, उसका अरविंद केजरीवाल और जो पार्टी है वो पूरा यहाँ पर सम्मान करेगी। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और साथ ही न्यूज रूम से भी मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ में थे, कुणाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।